हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं फिर से आपके साथ हूं और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑलपोर्ट्स अर्ली लाइफ के बारे में। ऑलपोर्ट में यहां पर ALL है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आपको याद है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी को सिगमंड फ्रायड से अलग किया था। आपको मालूम है कि सिगमंड फ्रायड ने अनकॉन्शियसनेस पर फोर्स किया था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो अनकॉन्शियस बेस पर भी होती है। और दूसरा एक पॉइंट था कि जो पास्ट होता है वो भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। और एक पॉइंट और था कि जो सिगमंड फ्रायड का स्टडी था वो इमोशनली डिस्टर्ब पीपल पर किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलपोर्ट ने इन तीनों चीज़ों को नहीं माना था। यानी ऑलपोर्ट सिगमंड फ्रायड के अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट से भी सहमत नहीं थे, पास्ट से भी सहमत नहीं थे, और इमोशनली डिस्टर्ब पीपल से जो डेटा लिया था सिगमंड फ्रायड से उससे भी सहमत नहीं थे। ऑलपोर्ट का कहना था कि अगर हमें पर्सनैलिटी को समझना है तो हमें इमोशनली हेल्दी पीपल की स्टडी करनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि सिगमंड फ्रायड ने तो जो स्टडी किया था उसमें मोस्टली उनके सभी वो क्लाइंट थे जो कि इमोशनली डिस्टर्ब थे। तो अभी तक मैं इसके पहले इसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो आज बात करूँगा ऑलपोर्ट्स के अर्ली लाइफ के बारे में। इसे पढ़ने से, इसे जानने से आप बेसिकली समझ पाएंगे कि किस तरीके से ऐसा क्या रहा था जिसकी वजह से ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। अब हम शुरू करते हैं ऑलपोर्ट की अर्ली लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ऑलपोर्ट जो अपने उनके जो मतलब पूरे भाई थे उनमें से सबसे यंगेस्ट थे, है ना। और आपको पता है कि किसी भी फैमिली में किसी के छोटे और बड़े होने का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने इसके बारे में पहले ही मतलब पढ़ा भी होगा, और मैंने जब अभी हाल ही में ही ऑनलाइन क्लास लिया था तब मैंने वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया भी था। अब ध्यान रखना है कि पेरेंट्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है फैमिली में, खासतौर पे बच्चे के लिए। तो उनकी जो माँ थी वो टीचर थी और जो पिता थे वो सेल्समैन थे। और इनके पिता यानी ऑलपोर्ट के पिता को डॉक्टर बनने का कोई एक सपना था। और यहाँ पर एक खास बात आती है कि इनके पिता जी बहुत ज़्यादा मतलब पैसे नहीं अर्न करते थे, तो उस टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी। तो एक बार क्या हुआ था, इनके पिता ने ड्रग्स को स्मगल किया था फ्रॉम कनाडा टू इनटू US एंड सोल्ड देम टू सपोर्ट फैमिली। मतलब ड्रग्स के धंधे में शामिल हुए थे खासतौर पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बात जो आपको बताई जा रही है, आप सोच सकते हैं कि जब ऐसा एनवायरनमेंट हो फैमिली में तो कुछ ना कुछ तो फर्क रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऑलपोर्ट की जो माँ थी बहुत ही वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रिलीजियस बिलीफ उनके बड़े स्ट्रांग थे। और उनकी माँ अपने फैमिली में डोमिनेट करती थी, मतलब कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो डांसिंग, यानी कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें जो कि उस टाइम पे सोसाइटी में डेवलप हो रही थी वो उनको अलाउ नहीं करती थी। वो बहुत ही रिलीजियस बिलीव्स वाली थी। नाउ ऑलपोर्ट ने एक बार लिखा था, हिज मदर वाज ऑन द सिवियर साइड विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड क्वाइट स्ट्रिक्ट इन हर मोरल आइडियल्स। यानी उनकी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी किसी भी चीज़ों को लेके सही और गलत के बारे में। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सही गलत को मान के चलते हैं और इसी के अपोजिट कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल एडजस्ट करते हैं। बट ऑलपोर्ट ने खुद लिखा था कि उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस थी किसके बारे में, सही और गलत के बारे में, और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी अपने मोरल आइडियल्स के बारे में, यानी नैतिकता के जो भी उनके अपने सिद्धांत थे उसके बारे में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। तो अब उनकी माँ अगर इतनी स्ट्रांग रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर में बहुत सारी मोरलिटी को मोरलिटी को सीखा होगा, या फिर मोरल जो रूल्स रहे होंगे उनको फेस किया होगा, फॉलो किया होगा। नाउ एक पॉइंट आता है कि ऑलपोर्ट जो मतलब आसपास के बच्चे थे उनके साथ किस तरह से उनका बिहेव था। तो आपको ध्यान रखना है, ऑलपोर्ट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम चिल्ड्रन आउटसाइड द फैमिली। और मतलब जो भी घर में और चीज़ें थी उनके साथ साथ उनका एक ऐसा भी
सिस्टम रहा था, बिहेवियर रहा था कि जो आउटसाइड फैमिली में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनसे वो अलग रहे थे। और एक बार बताया था, आई फैशन्ड माई ओन सर्किल ऑफ एक्टिविटीज़, इट वाज अ सेलेक्ट सर्किल फॉर आई नेवर फिटेड इन द जनरल बॉय असेंबली। मतलब कि अपने आप को इस तरह से अलग रखना क्योंकि कोई ये फील करे कि मतलब मैं और के जैसे नहीं हूँ या फिर और लोगों के साथ में मैं एडजस्ट नहीं हो सकता हूँ, तो अपने आप को आइसोलेट रखना। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, उन्होंने खुद ही लिखा था, आई सफर्ड agonies on the playground, I never really got on with my brothers। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बाहर की अगर बात की जाए तो वो अपने मित्रों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में वो एडजस्ट नहीं कर सकते थे, उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते थे। और ख़ास तौर पे ये उनका कहना था कि उनके जो भाई लोग थे वो उनको लाइक नहीं करते थे। एंड दे वर नॉट काइंड एंड आई कुड नॉट पॉसिबल कम्पीट विद दैम। मतलब वो इस तरह के नहीं थे उनके भाई कि उनके भाई उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते और उनसे कोई कम्पीट कर पाते या उनके साथ खेल पाते, ऐसी भी कोई भी चीज़ें नहीं थी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अल्पोर्ट को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ न कुछ रिजेक्शन मिल रहा था। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अराइज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कंडीशंस ऑफ आइसोलेशन एंड रिजेक्शन, अल्पोर्ट डेवलप्ड इन्फीरियरिटी फीलिंग्स। देखिए, जब अल्पोर्ट ने अपनी लाइफ में रिजेक्शन, आइसोलेशन की कंडीशन को फेस किया तो सीधी सी बात है उस टाइम पर उन्हें इन्फीरियरिटी फीलिंग्स डेवलप होंगी। जैसे कि आप खुद ही समझिए अपने बारे में कि अपने बारे में आप ऐसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पर जाते हैं और उस टाइम पर आपके जो साथी हैं वो आपको रिजेक्ट करते हैं, आप अपने आप को अलग थलग पाते हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो किसी भी व्यक्ति में इन्फीरियरिटी फीलिंग्स होती हैं। और जब इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आती हैं तो कोई व्यक्ति फिर उनको हटाना भी चाहता है, मतलब कंपेंसेट करना चाहता है। और कंपेंसेट करने के लिए व्यक्ति कोई अच्छा व्यवहार करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये लगता है कि यार मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है और सोसाइटी में जो गवर्नमेंट जॉब को लेके जो भी मतलब एक स्टिग्मा बना हुआ है कि ये होनी ही चाहिए, तो ना होने की वजह से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने आप में इन्फीरियरिटी फील करता है। और उस इन्फीरियरिटी को हटाने के लिए, मतलब कंपेंसेट करने के लिए क्या करता है, वो मेहनत करता है और जब को अचीव करता है तो इस तरह से बाद में उन्होंने भी अपनी जो आइसोलेट और रिजेक्ट होने की जो इन्फीरियरिटी फीलिंग्स थी उसको कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्राइव किया, आगे बढ़ने के लिए मेहनत की। इसके बाद है, ही रोट अबाउट द आइडेंटिटी क्वेस्ट दैट रिजल्टेड फ्रॉम हिज इन्फीरियरिटी। मतलब सीधी सी बात है, जब किसी में रिजेक्शन, आइसोलेशन की कंडीशन होती है तो उसमें एक अपनी पहचान बनाने की प्यास भी होती है, मतलब कि मुझे भी कुछ करना है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा कि ही रॉट अबाउट द आइडेंटिटी क्वेस्ट दैट रिजल्टेड फ्रॉम हिज इन्फीरियरिटी फीलिंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज ब्रदर एंड अदर चिल्ड्रन। मतलब उन्होंने अपनी जो भी उनका एक पर्सनैलिटी था उस टाइम पे उसको, या फिर मतलब जो उनके अंदर माइंड मन में उनके इन्फीरियरिटी फीलिंग्स थी उनको कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने अपने भाई और जो अदर चिल्ड्रंस थे उनसे कंपेयर करके उनसे आगे बढ़ना चाहा। और बाद में क्या होता है कि लेटर ऑलपोर्ट बिगिन टू आइडेंटिफाई विद हिज ओल्डेस्ट ब्रदर फ्रॉयड, उसका बड़ा भाई था जिसका नाम था फ्रॉयड, उसके साथ ही मतलब उसने अपने आप को कंपेयर किया और उससे आगे बढ़ने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। और हुआ क्या था कि मतलब वो अपने भाई से ही कम्पीट करता था और उसे लगता था कि मुझसे इससे आगे निकलना है। तो बाद में ये तक हुआ था कि आगे स्टडी करते करते वो अपने भाई की वजह से ही पीएचडी में गए थे, बिकॉज उनके भाई ने पीएचडी कंप्लीट किया था तो उन्हें लगा था कि मुझे भी करना चाहिए, मैं भी इनसे आगे जाऊंगा। तो वो इस तरह से अपने फील्ड में आगे बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सिगमंड फ्राइड का मीटिंग एक बार हुआ था अल्बर्ट से। हुआ क्या था, वन हिज रिटर्न ट्रिप टू द यूएस ही स्टेड इन वियना टू सी वन ऑफ हिज ब्रदर। एक बार मतलब अल्बर्ट जब यूएस से लौट रहे थे तो वो वियना में रुके थे क्योंकि वहाँ पर उनके बड़े भाई रहते थे और उस टाइम पर वियना में ही सिगमंड फ्राइड भी रहते थे। तो क्या हुआ था, देयर ही सेंट अ नोटिस टू सिगमंड एंड रिसीव्ड इनविटेशन टू मीट फ्राइड। तो सीधी सी बात है उस टाइम पर ये कॉमन सी चीज़ थी कि जब कोई फ़ोन सिस्टम नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पर लोग एक दूसरे से मिलने के लिए लेटर का यूज़ करते थे। तो उस टाइम पर जब ऑलपोर्ट ने सिगमंड फ्राइड को लेटर सेंड किया कि आपसे मिलना है तो उन्होंने बदले में एक लेटर फिर से रिसीव किया कि आप मिल सकते हैं।
तो आप सोचिए कि उस टाइम पर सिगमंड फ्रायड इतने पॉपुलर हो रहे थे कि आसपास के लोग जानते थे, तो उनमें से ऑलपोर्ट भी एक ऐसे व्यक्ति रहे थे जो सिगमंड फ्रायड को पॉपुलरिटी को सुन के, उनके बारे में जानकर उनसे मिलने के लिए उनके मन में चाहत हुई थी। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस ये हुआ था कि जब ऑलपोर्ट सिगमंड फ्रायड से मिलने उनके ऑफिस में जाते हैं तो फ्रायड उनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ही फाउंड फ्रायड वेटिंग पेशेंटली एक्सपेक्टिंग द यंग अमेरिकन टू एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ हिज विजिट। मतलब फ्रायड उसका वेट कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आखिर ऑलपोर्ट उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो जब वो दोनों शुरू में बैठे रहे तो काफ़ी साइलेंट थे, लेकिन जैसे ही ऑलपोर्ट ने एक इंसिडेंस के बारे में बताया था। तो इंसिडेंस ये था कि जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट ये हुआ था उनके साथ में कि उन्होंने किसी बच्चे को देखा था जो कि मतलब अपनी माँ के साथ में ट्रैवल कर रहा होगा या बैठा होगा। तो उस बच्चे को सफाई को लेके बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब कि वो नीट एंड क्लीन चाहता था। तो वो किसी सीट यानी जो उसे थोड़ी भी गंदी लगती थी उस पर भी नहीं बैठना चाहता था और अपनी माँ से बोलता था कि माँ किसी भी तरह से गंदे व्यक्ति के पास मत बैठो। तो जब ये इंसिडेंट ऑलपोर्ट ने सिगमंड फ्रायड को सुनाया तो सिगमंड फ्रायड ने बहुत ही इस बात पे सोचा समझा। और हाँ, यहाँ पर ऑलपोर्ट ने ये नहीं बताया था कि अभी ये मेरे गली का किस्सा है जो भी है, लेकिन जब सिगमंड फ्रायड ने इस बात को थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस या जो कि वर्ड्स होते थे किसी की कन्वर्सेशन के उस पर ध्यान रखते थे। तो जब फ्रायड ने मतलब जो भी कन्वर्सेशन था उसके प्रेम को प्रॉपरली स्टडी किया तो सिगमंड फ्रायड ने ऑलपोर्ट से कह दिया कि क्या वो बच्चा तुम ही थे, है ना। जैसे मान लीजिए हो ना, कई बार मतलब हम किसी से अपना कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना खुद का ना लेकिन दूसरे का लेके करते हैं, तो कई बार लोग हमसे बोल देते हैं अच्छा वो तुम ही थे क्या। तो ऐसे ही उस टाइम पर सिगमंड फ्रायड ने ऑलपोर्ट से बोल दिया था। और हुआ ये कि ऑलपोर्ट ने जब ये सुना कि सिगमंड फ्रायड ने ऐसे बोला है तो मतलब उस बात से वो बहुत परेशान हो गए। मतलब वो बात हर हमेशा उनके मन में बनी रही कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सच में मैं ऐसा था ही नहीं। मतलब ये जो मैंने इंसिडेंट शेयर किया है वो मेरे बारे में था ही नहीं, है ना। तो ऑलपोर्ट ने इस तरह से सिगमंड फ्रायड के साथ एक कन्वर्सेशन मीटिंग हुआ जहाँ पे सिगमंड फ्रायड के एक क्वेश्चन ने ऑलपोर्ट को एक नए तरीके के सिद्धांत को या नए तरीके की थ्योरी को सोचने पर डेवलप कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड तो पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके बात करते थे, है ना। तो सिगमंड फ्रायड को हो सकता है कि महसूस हुआ होगा कि ऑलपोर्ट जो बात कह रहे हैं वो उनका ही अपना एक एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो ऑलपोर्ट थे उनका कहना था नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि एक कन्वर्सेशन ने ऑलपोर्ट को सिगमंड फ्रायड के अपोजिशन में लाया कि मतलब पास्ट अनकॉन्शियसनेस या इमोशनल डिस्टर्ब जो पीपल्स का डेटा है इन सभी चीज़ों के अपोजिशन में लाया और अपना खुद का एक थ्योरी प्रपोज किया था जिसका नाम हम जानते हैं मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के नाम से। और ऑलपोर्ट ने बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में बताया था। तो इस तरह से आपको ये जानना ज़रूरी था कि कैसे ऑलपोर्ट अपनी लाइफ में रहे और कैसे सिगमंड फ्रायड से मीटअप हुआ था और क्या रहा था जिसकी वजह से मतलब वो एक अपना नए तरीके से थिंकिंग को डेवलप किए और नए तरीके से थ्योरी को दिए थे। सो आज इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, आपसे बात करूँगा ऑलपोर्ट के नेचर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। तो आप उसे अवश्य देखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।